नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे प्यारे भाई, सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्लास 11th का एपी चैप्टर है। क्लास 11 का मैं लिख दूँगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लास 11th का है, ठीक है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में होता है इसका मीनिंग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोलो, श्रेणी बोलो, ठीक है। होता क्या है ये एपी, इसके बारे में जानकारी दे दूं मैं आपको। एपी एक तरह का सीरीज है, नंबर का जो सीरीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं एपी। उसमें कुछ कॉमन फैक्ट होते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे बारीकी से समझेंगे। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस लिखूँ, टेबल तो सब लोगों को पता ही होगा, टेबल लिखने सब लोग का आता है। मैं लिखता हूँ 2 से 2, 4, 6, 8, सभी के बीच में कॉमा देते हुए चलेंगे 10, 12, और ये सीक्वेंस आपका आगे यूँ ही बढ़ता हुआ चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रहा है कि सबसे पहले कौन सा है आपका 2 है, 2 के बाद 4 आ गया, डैट मीन्स इसमें कितनी की इंक्रीमेंट की गई है, 2 की। 4 के बाद फिर से 6 आ गया, 2 का इंक्रीमेंट और हो गया। 2 के बाद फिर से 8 हो गया, फिर से 2 का इंक्रीमेंट। 8 के बाद 10 हो गया, फिर से 2 का इंक्रीमेंट। और ये देखोगे तो कंटिन्यू आपका हो ही रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 टर्मों के बीच का जो डिफरेंस हो, ठीक है, वो आपका इक्वल आता चला जाए, 2 2 2, सभी में क्या है 2 2 आता हुआ जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और मैं समझाऊँ इसमें कि अगर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और इस तरह से आगे कंटिन्यू जाएगा। तो 3 के बाद अगर 6 आया तो कितना का इंक्रीमेंट है, 3 का है। 6 के बाद अगर 9 आया है तो कितना का इंक्रीमेंट है, 3 का। अगर 9 के बाद 12 है तब भी इसमें 3 का, 12 के बाद अगर 15 है तब भी इसमें 3 का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस केस में भी देखिए इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, 3 3 3 3 3 ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है ना। तो ये भी क्या एक तरह का एपी कहलाएगा, ठीक है। इस सीरीज को क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिटेल से मैं समझाऊँ तो समांतर श्रेणी का मीनिंग क्या होता है मैं वो बता दूँ आपको। समांतर का अगर 2 भाग में आप तोड़ते हो तो समान और एक आपका अंतर, क्या हो गया, समान एवं अंतर, समांतर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समांतर का मतलब समान अंतर, और समान को हम लोग बोलते हैं इक्वल, और अंतर का मतलब डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस, ठीक है। यानी जिस किसी सीरीज में अगर इक्वल डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एपी बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, समान अंतर वाला श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी। क्लियर बात। अब कुछ टर्म होते हैं इसमें, उसे भी आप जान लो इसमें क्या क्या टर्म होते हैं। अगर सीरीज कोई दे रखा हो तो उसमें जो सबसे पहला जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट किया जाता है ए से। क्या चीज़ से डिनोट किया जाएगा, ए से। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच में जो ये गैपिंग वाला पार्ट आ रहा है, ये 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 3 3 3 3 आते हुए चल रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। सभी में कॉमन डिफरेंस है ये आपका, बात समझ रहे हो। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। सार्व अंतर, इंग्लिश में बोलेंगे इस चीज़ को कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाई डी, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से जनरली डिनोट किया जाता है। एक और आता है क्या इसमें कि अगर हम डी निकालना चाहें, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे किसी भी सीक्वेंस का, तो निकालेंगे कैसे। उसको निकालने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पे देख रहे हो कि 3 से 6 गया, 3 भरा, 6 से 9 गया, फिर भी इसमें 3 भरा, 9 से 12 गया, फिर भी इसमें 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो निकालेंगे कैसे, तो आपको क्या करना होता है कि इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ता है, घटा देना पड़ता है। जस्ट अगले वाले में पिछले वाले को घटा दोगे तो ये आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। देखो अगर 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा, 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा, 15 में से 12 घटाओगे तब भी 3 आएगा। तो आप कह सकते हो कि जस्ट अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को अगर घटाते हो तो आपका कॉमन डिफरेंस आता है। और ये बात हर जगह लागू होती है, ठीक है। तो इस बात को मैं अगर आपको समझाऊँ तो मान लेते हैं कि प्रथम पद को अगर A1 मान लूँ, ए से स्टार्ट होता है आपका टर्म, प्रथम पद को अगर मैं A1 मानूँ, दूसरे वाले पद को मैं मानूँ A2, तीसरे वाले को मैं मानूँ A3, चौथे वाले को मानूँ A4, और इस तरह से कंटिन्यू आपका ये टर्म जाते हुए रहेगा। तो इस केस में अगर आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या कहोगे
कि इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को घटा दीजिए भाई, तो A2 में से A1 को आप घटा दो, ठीक है, आपका ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना। अगर इस चीज़ को मैं और लिखूं तो अगले वाले में से पिछले वाले को A3 में से A2 को घटा दो, या फिर A4 में से A3 को घटा दो, A4 में से A3 को घटा दो, और ये सीक्वेंस आपका यूँ ही चलता हुआ चला जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये जो आपका आया है ये आपका सभी का सभी क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। अगर आप चाहो तो इन दोनों टर्म को आपस में बराबर कर लो, या फिर इन दोनों को बराबर कर लो। क्लियर। तो इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। समांतर मतलब समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। एक चीज़ और नोट करते हुए चलना आप लोग कि आपने यहाँ पर देखा जब कोई हम लोग टेबल लिख रहे हैं ना, ये टेबल था आपका, 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, आगे भी 4, 5, 6 का हो सकता है, किसी का भी टेबल हो सकता है। यानी कि आप यूँ कह लो कि अगर कोई टेबल है, टेबल हिंदी में बोलते हैं आप इसको पहाड़ा, कि किसी भी अंक का अगर पहाड़ा हो तो लिख देते हैं यहाँ पे, और लिख रहा है यहाँ पे ना, किसी भी संख्या का टेबल यानी पहाड़ा हो तो वह AP होगा। क्या होगा? AP होगा। AP यानी कि समांतर श्रेणी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये बात तो समझ में आ गई। या फिर आप यूँ कह दो कि अगर मैं बोलूँ कि किसी नेचुरल नंबर में कंटिन्यूअस किसी संख्या से, स्पेशल संख्या से गुना करते हुए चले। नेचुरल नंबर का नंबर आपको पता होगा, मतलब कि नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे आपका इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर बात। अगर इसमें मैं बोलूँ कि 2 का गुना कर दो, तो अगर 2 का गुना करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, यानी 2 का टेबल बन जाएगा आपका। अगर मैं बोलूँ कि 3 का गुना कर दो तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, कि 3 का टेबल बन जाएगा। 4 से कहूँ तो 4 का टेबल, 5 से कहूँ तो 5 का टेबल, 6 से कहूँ तो 6 का टेबल। यानी आप यूँ कह सकते हो कि अगर नेचुरल नंबर में किसी संख्या का अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? AP ही कहलाएगा। क्लियर। तीसरी बात कि जिस नंबर का टेबल है, जिस नंबर का टेबल, अगर मैंने 2 का टेबल लिखा है स्टार्टिंग से, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है? 2 ही आ रहा है आपका, बार बार दिख रहे हो 2, 2, 2। अगर 3 का टेबल मैंने लिखा तो 3, 3, 3, 3 ही आएगा। अगर मैं 4 का टेबल लिखूँ, 4, 8, 12, 16, 20 और इस तरह से आगे बढ़ूँ, तो देखोगे इसमें गैपिंग कितना का आ रहा है? 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। क्योंकि ये 4 का मैं टेबल ही लिखा था, इसलिए 4 का गैपिंग आ रहा है। ठीक है, 4 का गैपिंग आ रहा है। इस बात को और अच्छे से समझो तो मैं कहूँ कि किसी संख्या का मल्टीपल लिख दो। जैसे 5 का मैं मल्टीपल लिखने के लिए आपसे बोलूँ, 5 का मल्टीपल मतलब 5 से गुना करोगे, यहाँ पे 5 आएगा। सेकेंड टाइम कितना आएगा? 10। फिफ्थ टाइम इस तरह से आप कंटिन्यू करते चल जाओगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होता है? 5, और कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? 5। इतना तो समझ गए होगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब क्वेश्चन करो तो उसमें आपको परेशानी ना हो कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1, A3 - A2 ऐसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। आप क्वेश्चन पढ़ो कि मल्टीपल है, जितना का मल्टीपल होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई सीक्वेंस जो है आपका शुरू से यानी कि A से स्टार्ट हो रहा हो, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर कोई सीक्वेंस आपका फर्स्ट टर्म A1 हो, सेकेंड टर्म आपका A2 हो, थर्ड टर्म आपका A3 हो, फोर्थ टर्म आपका A4 हो, फिफ्थ टर्म आपका A5 और इस तरह से कंटिन्यू गया होगा n टर्म तक, लास्ट टर्म तक। ठीक है, यानी कि An हो, क्या हो? An हो। ठीक है, अब यहाँ पर A1 जो है आपका, ये आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद। क्लियर इतनी बात? A1 को क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। जो आपका An है इसे हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतिम पद। An को हम लोग कई बार L से भी डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को कई बार हम लोग A से भी डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? A और यहाँ पे L। क्लियर इतनी बात?
अगर आप बात बताओ कि ए के लिए फर्स्ट टर्म अगर ए है तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ ना, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ए से डिनोट करना है तो ए लिख दीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस अगर मैं डी मान के चल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग डी जोड़ेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर डी होगा इसका मतलब इसमें डी जोड़ना पड़ेगा, तब A2 के लिए क्या हो जाएगा आपका A प्लस डी हो जाएगा। ठीक, तभी तो इसमें से इसको घटाओगे तो आपका डी आएगा ना। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर आगे के टर्म को लिखोगे तो फिर से डी, तो ऑलरेडी आपका A प्लस डी यहाँ पे है, फिर से इसमें डी इंक्लूड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये A प्लस 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा A प्लस 2D। इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर से इसमें डी जोड़ोगे तो आगे क्या हो जाएगा A प्लस 2D तो पहले से था, एक डी और जोड़ दोगे तो 3D, यानी कि A यहाँ से हिल नहीं रहा है, ये सीक्वेंस बस बढ़ते हुए आपका जा रहा है। और इस तरह से कंटिन्यू आप डॉट 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 मार के चलते चलो। क्लियर। अब इस पैटर्न को जरा फॉलो करो, ठीक है। और फॉलो करने के बाद आपको पता चलेगा कि जब यहाँ पे 1 है, ठीक है, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर सिंपली A आ गया है। जब यहाँ पे A2 है तो D का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर D का मल्टीपल आपका 1 छिपा हुआ है, जिसको मैं लिख नहीं रहा था, यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। जब यहाँ थर्ड टर्म की बात आई तो थर्ड टर्म में क्या यहाँ पे आ गया, गौर करवा दूँ मैं, यहाँ पे 1 कम रहा है। जब फोर्थ टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर देखो 3 आ गया, 1 कम रहा है। आगे मैं और लिखूँ एक टर्म और समझाने के लिए, तो इसमें और डी जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका ये A प्लस में 4D हो जाएगा ना। और जब 4D होगा तो देखो यहाँ पे 5 फिफ्थ टर्म है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4D आ गया। इतनी सी बात तो समझ रही होगा आप। अगर ये सब सीक्वेंस चल रहा होगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 5D, 4D ऐसे चलेगा, तो बताइए तो ज़रा जो लास्ट टर्म होगा उसमें क्या होगा आपका। अगर 5 है तो 4 लिखा, 1 को मैंने इसमें घटा दिया, यानी कि इस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता था। यहाँ से मैं फिर से समझा दूँ आपको, एक लाइन यहाँ से कि 2 है आपका ना, 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना कि A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आएगा, 2 में D से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। और ये किसके लिए था, तो ये आपका था A3 के लिए था ना, A3 के लिए। उसी प्रकार अगर A4 की बात की जाए, A4 की बात मैं करूँ तो A4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बता, यहाँ पे कि A प्लस, जब यहाँ पे 3 है तो मैं लिख सकता हूँ क्या 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। A5 की बात किया जाए तो A5 के लिए बताइए ज़रा यहाँ पे कि A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ ना। 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ जाएगा वापिस आपका, यानी कि जो भी टर्म है आपका, वो टर्म का नंबर जो है उससे बस 1 कम करके डी का मल्टीपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका AP का सीक्वेंस बनते हुए जा रहा है। उसी प्रकार जब AN की बात आएगी, जब लास्ट टर्म की बात आएगी तो क्या होगा, A का A रहेगा। अगर 5 था तो 5 माइनस 1 किया, अगर 4 था 4 माइनस 1 किया, 3 था 3 माइनस 1 किया। जितना भी टर्म लिखना था उसमें बस मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट करके उसमें डी का मल्टीपल कर दिया। तो जब n है तो यहाँ पर n माइनस 1 कर दूंगा ना मैं, और डी का फिर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देख लो, अगर ये n का सीक्वेंस बन गया तो अगर आपने यहाँ पर 1 रखा, जैसे ही 1 रखोगे तो यहाँ पर भी n के लिए 1 रखना पड़ेगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई करो d से, ये पूरी ख़त्म d, यानी कि A1 के लिए a आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो A1 के लिए a आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो जैसे ही 2 रखोगे तो A प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का मतलब कि 1 में d से मल्टीप्लाई करोगे, d का d ही रहेगा, तो यहाँ पर A प्लस डी हो जाएगा, यानी कि A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस डी। उसी प्रकार जब 3 रखोगे, जब यहाँ पे 3 रखा आपने A3 हो जाएगा A3, तो 3 माइनस 1 2 A प्लस 2D आ जाएगा आपका। यानी कि ये सीक्वेंस जो है सभी में काम कर रहा है, यानी ये जनरल फॉर्म हो गया। और जनरल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, एक तरह का फॉर्मूला, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी AP में। तो ये जो हमारा वीडियो है ये आपका 11th के लिए भी बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं, और 10th में तो ये आपका स्टार्ट ही है। 10th में AP पढ़ना तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, तो ये भी आपके लिए कारगर होगा, ठीक है। तो 10th वाले बच्चे भी इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि इसमें मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो आपका 11th का करवाऊंगा, लेकिन आप 10th का हो या फिर 11th के हो, आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो, समझ में आएगा पूरी, ठीक है। क्योंकि जो 10th में बच्चे थोड़ा सा पढ़ रखे होंगे वो 11th में आते आते हो सकता है भूल गए होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाएगा। और 10th वाले के लिए बिल्कुल ही नया होगा ये पार्ट, ठीक है। इतना तो बात समझ गए होगे, मैं इसको मिटा दूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये तो समझ गए थे आप, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। एक बात और इसमें पता चली हमें, लास्ट टर्म निकालने वाला, ठीक है। और लास्ट टर्म निकालने का मतलब ये था कि एन का जो फॉर्मूला होगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? एक तो आपने पढ़ा सार्वंतर क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं इसको। प्रथम पद क्या होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये आपका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनता है कि A1 A2 A3 A4, तो इससे हमें डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो जस्ट अगला वाला में से पिछले वाले को घटाना पड़ता है। और एन का फॉर्मूला अभी भी मैंने समझा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। इसे हम लोग लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, तो आप यहाँ पर एक और लिख लो एल, ठीक है। एल इक्वल या फिर ए एन इक्वल, दोनों का दोनों सेम ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक और टॉपिक, समांतर माध्य के बारे में, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? समांतर माध्य, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ एपी। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एपी। अब ये होता क्या है? होता कुछ नहीं है, यहीं से बात पता चल लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर डी का वैल्यू आपको पता है कि डी जो होता है आपका, अगर कोई सीक्वेंस आपको दे रखा हो, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, और इस तरह से क्या कंटिन्यू आपका ये AP में है। तो अगर D निकालने की कोशिश करोगे आप, तो A2 में से A1 को घटाओगे, A2 में से A1 को घटा लिया आपने। अगर फिर से D निकालने की कोशिश करोगे तो A3 में से A2 को घटाओगे, और ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वली कहलाएगा, क्योंकि दोनों से या तो आपका D ही निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। इतना तो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करना स्टार्ट करो कि अगर इस A2 वाले पार्ट को अगर मैं इधर जंप कराऊँ, तो A2 तो पहले से था, इस A2 को इधर लाऊंगा तो माइनस का A2 क्या चीज़ में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। और A3 आपका जहाँ का तहाँ, और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का A1 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो 2A2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि A1 प्लस में मैं A3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, A1 प्लस में A3, ठीक है। अगर आपने A2 का वैल्यू निकालना चाह रहे हो ऐसे, A2 का वैल्यू, तो आप क्या करोगे? A1 प्लस में A3 और डिवाइड बाई क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया कि समांतर माध्य के लिए क्या हो गया? A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2। इसे भी लर्न कर लो आप लोग यहाँ पे कि A2 इक्वल टू, यानी सेकेंड टर्म जो इक्वल होगा वो आपका फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का हाफ होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का हाफ होता है। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, समझ गए होगे। अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख के दिखाऊँ आपको कि फर्स्ट टर्म विल बी A, सेकेंड टर्म विल बी B एंड थर्ड टर्म विल बी C, अगर ऐसा हो तो मीन वैल्यू का मतलब ही होता है आपका बीच वाला वैल्यू के बारे में पता करना कि बीच वाला वैल्यू क्या होगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा इस पर अभी। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि अगर A1 के लिए मैंने A1 लिखा, A लिखा, A2 के लिए B लिखा और A3 के लिए C लिखा, तो यहाँ पे एक्चुअली आया क्या? A2 के लिए, A2 यानी कि B के लिए, A2 यानी B के लिए, B के लिए क्या आया? A1 यानी कि A, A3 यानी कि C, और डिवाइड में क्या है आपका 2, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कई बार बुक में क्या होता है कि यहाँ पर आपका C इक्वल टू A प्लस B बाई 2 दे देता है, उससे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि जो सीक्वेंस है उसमें आपने फर्स्ट टर्म को क्या माना है, सेकेंड को क्या माना है, थर्ड टर्म को क्या माना है, बस इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये रूल लगाया है कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का सम कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वो जो आएगा आपका वैल्यू वो आपका सेकेंड टर्म का है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूँ कि अगर फर्स्ट टर्म आपका 2 है और थर्ड टर्म आपका मालूम है कि 6 है यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, वेरी फास्ट फॉर्मेट क्या है कि इन दोनों का आपको जोड़ देना है। तो 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। 8 के डिवाइड में आपको हमेशा 2 लगाना है, काट कुट की जितना आएगा उसको आप यहाँ भर दो 4। अब देखो तो सीक्वेंस मैच के, ये आपका 2 से गया 4, 2 बढ़ रहा है, 4 से गया 6, इसमें भी 2 बढ़ रहा है ना। क्लियर समझ गए होगे आप AP का फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं आगे कुछ बातें। अगर कोई सीक्वेंस आपका AP में, अगर आपको AP अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको मीन वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप एवरेज भी जानते होगे, औसत, तो एवरेज भी आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ बात करते कुछ और टॉपिक्स की
जैसे कि एक देता है आपका कि मैं यहाँ पे लिखूँ, कुछ पहले बात मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, क्लियर। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें ओड नंबर का सीक्वेंस है, ओड नंबर का विषम संख्याओं का सीक्वेंस है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 तक गया है, तो अगर ये 5 तक गया है और इसमें आपसे मैं पूछ दूँ कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगा, तो आप यूँ ही बोल दोगे कि भाई सबको जोड़ दीजिए, सम ऑफ द ऑल डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा, कर लोगे आप। लेकिन उससे अच्छा क्या तरीका है कि अगर AP के सीक्वेंस में जब कोई चीज़ होता है, AP के सीक्वेंस में आप चेक कर लो क्या वो डाटा जो दे रखा है, गिवन डाटा जो दे रखा है, क्या AP के सीक्वेंस में है। अगर वो AP के सीक्वेंस में है तो आपको क्या करना है कि बस एक इधर से गायब करो, 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 और जो बच गया वही आपका मीन एवरेज हो जाता है। वही क्या होता है आपका मीन वैल्यू या फिर एवरेज या फिर औसत बोलते हो उसको, तो औसत बोल दो आप, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं देता है, आपको पूरा का पूरा डाटा नहीं देगा। आपको क्या कहेगा, आपको ये कह देगा कि कोई सीक्वेंस है आपका 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, और इस तरह से कंटिन्यू आपका गया हुआ है कहाँ तक, लास्ट टर्म गया हुआ है 55 तक। कहाँ तक गया हुआ है, 55 तक। और तब आपसे पूछ दे कि बताइए इसका मीन वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगा, या फिर एवरेज पूछ दिया आपसे, एवरेज क्या होगा, या फिर हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे औसत या फिर मध्य मान, ठीक है, बीच का मान, औसत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या इतना सबको जोड़ पाओगे क्या। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यही होता है आपका एवरेज का फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑल गिवन डाटा, यानी कि 5 जोड़ 10, 15, 20, 25 ऐसे करके कंटिन्यू आपको 55 तक जोड़ना पड़ेगा। और 55 तक जितने नंबर्स आते होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करते करते जितने भी नंबर आते होंगे उस नंबर को काउंट करना है, उसमें डिवाइड लगाना है, जो बीच वाला पार्ट आएगा वही आपका आएगा। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ना ये। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाना था कि अगर 6 आ रहा है तो इसमें अगर एक ढकोगे, दूसरा ढकोगे, ऐसे करते चलोगे, तब भी उसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। कि कुछ ना आपको डाटा दिख रहा होगा, विजुअल होना चाहिए वो डाटा, है तो नहीं यहाँ पर डॉट डॉट किया हुआ, विजुअल तो है नहीं, हो सकता है यहाँ पे 155 भी कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इसी चीज़ में आपको टेक्निकल चीज़ छुपा हुआ है। देखो आप यहाँ पे कि अगर मैं ये बोलूँ कि फर्स्ट टर्म भी आपको मिल रहा है और एक लास्ट टर्म भी मिल रहा है, तो इन दोनों का भी सम करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 के डिवाइड में अगर 2 लगाते हो तो ले देके कितना गया, 6, तभी तो मेरा 6 ही आ रहा है ना। या फिर उधर का आप सेकेंड टर्म ले लो और इधर से आप सेकेंड टर्म ले लो, इधर से सेकेंड टर्म और इधर से सेकेंड टर्म ले लो, तो इन दोनों का सम देखो तो 4 और 8 कितना होता है, 12, 12 में डिवाइड लगाओगे 2 से, तब भी आपका कितना आएगा, 6 ही आने वाला है। इतनी सी बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर सीक्वेंस पूरा नहीं दे रखा है, काफ़ी बड़ा सीक्वेंस है, नंबर भी विजिबल नहीं है, और इस सीक्वेंस में आपको पूछ दिया कि एवरेज बताइए भाई क्या हो रहा है। एवरेज का मतलब बीचे बीच का मान, एकदम बिल्कुल मिडिल टर्म का मान। तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, जोड़ देना है। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देना है, बशर्ते कि वो AP में हो। इस बात को गौर कीजिएगा, ऐसे नहीं सब में जोड़ देना आपको, पूरी वो AP में हो, यानी पहले AP है कि नहीं हो आप चेक कर लेना। हाँ, किसी टेबल की बात है तो टेबल तो कंफर्म बात है कि वो टेबल किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है आपका AP में होता है, उतना तो कंफर्म हो आप लोग भी। तो 5 और 55 का जोड़ कितना होगा भाई, 60। 5 और 55 का जोड़ कितना होगा, 60। इसको आपको जोड़ देना है। और 60 में ऑलवेज आपको 2 ही से डिवाइड लगाना है। ऐसा नहीं कि खुशी के मारे 10-15 से डिवाइड लगा दो, हमेशा 2 से ही डिवाइड लगाना है। तो इसका बीच का टर्म मिल जाएगा, 60 में 2 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 30। यानी इस सीक्वेंस में 30 ऐसा संख्या आएगा जो बिल्कुल मिडिल टर्म होगा, कि इससे बाएं तरफ जितना होगा उतना ही इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर ही होगा। क्लियर। ये तो हुआ आपका सिंगल टर्म निकालने की बात, सिंगल टर्म, ठीक है। और सिंगल टर्म कब निकलेगा, जब इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो आपका ओड होंगे। याद रखिएगा, ये प्रोसेस कब काम करेगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 जो हो, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। और ये कब काम करेगा, जब आपको ओड टर्म दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे, ओड टर्म, ठीक है, एक सिंगल डिजिट के लिए। हालांकि हर जगह काम करता है, आप चाहो तो आप इवन टर्म भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको कभी 2 बार पूछ दे कि बीच का 2 टर्म बताइए, तब उसमें आप कन्फ्यूज कर जाओगे। उसके लिए ये टर्म फॉर्मूला मत लगे, उसको मैं अभी आगे बताऊँगा। इतना तो समझ गए, इस ओड टर्म को भी हटा ही दो, खामखा आप भी कन्फ्यूज करोगे, इसको हटा दो। आपको बस एवरेज पूछ दे, फर्स्ट और लास्ट का जोड़ को डिवाइड बाई 2 कर देना, बात खत्म। अब चलते हैं आगे, ठीक है।
एक चीज़ और यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि अगर आपको एवरेज के बारे में पूछ दिया जाए तो फर्स्ट टर्म को ए, लास्ट टर्म को एल डिवाइड बाई 2 कर देना। ये सिर्फ एपी के लिए कामगर है, सिर्फ ये एपी में काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी डाटा में आप लगा दोगे तो ये नहीं हो पाएगा, उस टाइम आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ एपी के लिए है कि जब कोई सीक्वेंस आपका एपी में हो और उसका एवरेज पूछते तो फर्स्ट एंड लास्ट का जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है। इतना तो बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये एपी से रिलेटेड ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, बिल्कुल बेसिक बातें। आप चाहो तो इसको 10th वाले को भी रिकमेंड कर सकते हो, 10th वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा लगेगा उसको भी, और शायद वो क्वेश्चन कर भी ले फर्स्ट चैप्टर का, मे भी अगर आइडिया होगा तो कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं उसका भी क्वेश्चन करवा दूंगा जल्दी से। तो आपका 10th का भी बेसिक हो गया, 11th का भी बेसिक हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस पर डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन होगा 11th का होगा तो मैं इसको 11th का टाइटल डाल के उसका फर्स्ट चैप्टर में करवा दूंगा। 10th वाला का डालूंगा तो 10th वाले का मैं चैप्टर डाल के उसका करवा दूंगा। क्लियर? तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।